चाहे आप इस वीडियो को देख रहे हों या बैकग्राउंड में सुनते हुए थोड़ी सी सुकून भरी शाम गुजार रहे हों, हम बस खुश हैं कि आप यहाँ हैं। हर डिटेल पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बस कहानियों और हक़ाइक़ को अपने पास बहने दीजिए जैसे भी आपको मिले। और वीडियोस वो सिर्फ थोड़ी सी तस्वीर झलक के लिए है। देखना ज़रूरी नहीं, लेकिन मज़ा फिर भी आएगा। तो एक कप चाय पकड़ें, आराम से बैठें और दुनिया के शोर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। वेटिकन के अंधेरे में, जहाँ रोशनी भी नहीं जाती, एक बेनाम कमरा है। सिर्फ एक नंबर 114 से पहचाना जाता है। इसके अंदर सदियों से ना छुए गए धूल से ढके हुए ओक के डब्बे में एक अजीब स्क्रोल है, 2 अलग लाल वैक्स के निशान के साथ सील किया हुआ। एक नाइट टेम्पलर का, दूसरा ऑर्डर ऑफ असैसिन्स का। ये 2 दुश्मन एक ही डॉक्यूमेंट पर साइन क्यों करेंगे? वेटिकन ने इसे क्यों रखा और जाहिर क्यों नहीं किया? और जो आखिरी शख्स इस स्क्रोल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, वो बेनिशान क्यों गायब हो गया? हमें सिखाया गया कि टेम्पलर्स पवित्र जंगजू थे और असैसिन्स भूत जैसे कातिल जो डर फैलाते थे। लेकिन क्या अगर ये दोनों बस एक ही खेल के 2 पहलू हों? क्या अगर वो एक ही मेज़ पर बैठे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि पोप के साथ सौदा करने के लिए? तारीख में खाली जगहें हैं जो कोई भरने की हिम्मत नहीं करता। जो आप सुनने जा रहे हैं वो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ये सच का वो हिस्सा है जिसे 1000 साल से छुपाया गया। इससे पहले कि हम इस डार्क सीक्रेट को खोलने की कोशिश करें, मैं जानना चाहूँगा कि आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं। अपने शहर या कंट्री का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन नाइट टेम्पलर्स की शुरुआत ताकत से नहीं, ईमान से हुई, या कम से कम जो ईमान समझा गया। साल 1119 में पहली क्रूसेड के खंडरात में 9 फ्रेंच नाइट्स जेरूसलम में इकट्ठे हुए, एक ही मिशन के साथ, पिलग्रिम्स को होली लैंड के सफ़र में प्रोटेक्ट करना। उन्होंने गरीबी की कस्में खाईं, एक मोनास्ट्री में रहे, सादा खाना खाया और अपने आप को पुअर फेलो सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट एंड ऑफ द टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा, क्योंकि वो किंग सोलोमन के टेम्पल के पुराने फाउंडेशंस पे रहते थे। पहली नज़र में वो मॉन्क्स जैसे लगे, ना कि वॉरियर्स, लेकिन ये जल्दी बदलने लगा। जब पिलग्रिम्स ने उन पर भरोसा किया तो किंग्स ने भी। जो सिंपल एस्कॉर्ट्स के तौर पर शुरू हुआ वो कुछ और बन गया। टेम्पलर्स ने पिलग्रिम्स के वैल्यूबल्स प्रोटेक्ट करना शुरू किया और जल्द ही उन्हें ख़जाने, ज़मीन और इंग्लैंड से जेरूसलम तक एक मनी ट्रांसफ़र नेटवर्क कंट्रोल किया। एक मेडिवल फाइनेंशियल सिस्टम जो तलवारों वाले मॉन्क चलाते थे। टेम्पलर्स यूरोप के पहले ट्रू बैंक बने और पैसों के साथ उनकी लॉयल्टी भी बदली। हालांकि उन्होंने पोप को जवाब देने की कसम खाई थी, कोई किंग उनका हुक्म नहीं चला सकता था। जब मोनार्क्स को जंग के लिए लोन चाहिए होते, टेम्पलर्स के पास इतनी दौलत थी कि वो अपनी आर्मीज़ खुद बना सकते थे। चुपके से उन्होंने बड़े पत्थर के किले बनाए, डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और रेलिक्स छुपाए। कोई नहीं जानता कि उन्होंने किन चीज़ों की हिफाजत की, बस ये कि जब कोई चीज़ उनके लाल क्रॉस के नीचे रखी जाती तो फ्रांस का बादशाह भी उसे छू नहीं सकता था। और ये सब चर्च की नज़रों के नीचे हुआ, लेकिन वेटिकन उन्हें रोक ना सका, क्योंकि टेम्पलर्स सिर्फ क्राइस्ट के वॉरियर्स नहीं थे, वो क्रूसेड्स के साइलेंट बैंकर्स भी थे। एक छुपा अलायंस बन गया था स्पिरिचुअल अथॉरिटी और मिलिट्री पावर के बीच।
लेकिन जब ताकत बेरोक टोक हो जाती है वो हद से गुजर जाती है। अफवाहें फैलने लगी, बातें कि टेम्पलर लीडर्स ऐसे रिचुअल्स कर रहे हैं जो बाइबल में नहीं मिलते, क्रिश्चियनिटी से भी पुराने। कहते थे कि उनके किलों में मोमबत्तियाँ प्रेयर्स के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज़ को बुलाने के लिए जलती थी जो ईमान से परे थी। और जब टेम्पलर्स अनटचेबल लग रहे थे, एक और ताकत मिडिल ईस्ट के पहाड़ों के सायों से उभरी। एक सीक्रेट ऑर्डर जिसके पास कोई ख़जाना नहीं, कोई किले नहीं, सिर्फ खंजर और अंधेरा। असैसिन्स। ये पहला एनकाउंटर नहीं था बल्कि एक ऐसे खेल का पहला मूव था जो तारीख ने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। जब टेम्पलार्स किंग्स और वेटिकन के सपोर्ट से उरूज पर थे, असैसिन्स एग्जाइल से पैदा हुए। एक ऐसी ब्रांच ईमान की जो हेरेसी कहलाती थी, पहाड़ों के गहरे सायों में छुपी। वो खून खराबे से नहीं बल्कि एक आइडिया से शुरू हुए कि ईमान कभी ताकत का टूल नहीं होना चाहिए बल्कि उससे आज़ादी का रास्ता होना चाहिए। 11वीं सदी में इस्लामिक दुनिया टूट रही थी। शिया मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक छोटा सा ऑफशूट इस्माइलीज सुन्नी रूलर्स की तरफ से हेरिटिकल कहे गए, सायों में ढकेले गए। इस्माइलीज ने रिमोट पहाड़ी इलाकों में सीक्रेट कम्युनिटीज़ बनाई जहां आर्मीज़ नहीं पहुंच सकती थी। इन किलों में से एक पर्शिया के अल्बोर्ज माउंटेन्स में एक शख्स उभरा, हसन सबा, एक स्कॉलर, स्ट्रेटेजिस्ट और कई सीक्रेट रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया के पहले ट्रू असैसिनेशन ऑर्डर का फाउंडर। हसन के पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई दौलत नहीं, लेकिन उसके पास वो था जो कोई नहीं खरीद सकता, एब्सोल्यूट लॉयल्टी। उसने जवान मर्दों को रिक्रूट किया, उन्हें राइटिंग, फिलॉसफी, डिस्गाइज, ज़ुबान, कॉम्बैट और सबसे बड़ी बात ये यकीन सिखाया कि नोबल मिशन के लिए मरना सबसे बड़ा ऑनर है। इससे एक अनऑफिशियल ऑर्डर उभरा। उनका कोई फॉर्मल नाम नहीं था, लेकिन उनके दुश्मन अंधेरे में एक नाम विस्पर करते थे, हशाशीन या असैसिन्स। वो सोल्जर्स के साथ जंग नहीं लड़ते थे, उन्होंने छोटे पॉइजन ब्लेड्स स्लीव्स में छुपाए। आर्मीज़ पर हमला नहीं, सिर्फ कमांडर्स पर। 1000 लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं, बस एक स्ट्राइक सही वक्त पर, सही जगह पर, और पूरा कैंपेन एक ताश के पत्तों के घर की तरह गिर सकता था। तारीख उनके मशहूर असैसिनेशंस को याद करती है, सेल्जुक जनरल से लेकर वेस्टर्न क्रूसेडर लॉर्ड्स तक। असैसिन्स ने मज़हब के बीच फ़र्क नहीं किया। अगर आप ख़तरा है बैलेंस को, तो आप अपने आप एक टारगेट बन जाते थे। और वो हमेशा एक वार्निंग छोड़ते, एक खंजर तकिए के नीचे, एक नोट पर अजीब सिंबल्स। डर फैलाने के लिए मारने की ज़रूरत नहीं थी। डर इस बात में था कि अगला कौन होगा, कोई नहीं जानता था। किंग्स और बिशप्स भी नींद खो देते थे। वेटिकन को उनकी प्रेजेंस का जल्द ही पता चल गया, हालांकि पब्लिकली उन्हें हेरिटिक्स कहा गया। सदियों बाद अनकवर हुए सीक्रेट ख़तों से पता चला कि कुछ कार्डिनल्स ने उन्हें हायर किया था, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो पोप ओपनली नहीं कर सकता था। और जब टेम्पलर किला मिडिल ईस्ट में फैला, आयरनी ये हुई कि असैसिन्स और टेम्पलार्स टकराए, जंग से नहीं बल्कि एक नज़र से, एक खामोश समझ से कि दोनों दुनिया के बाहर के थे। एक स्टेट बैक्ड ईमान पर ठोकर खाता था, दूसरा उस ईमान पर जो स्टेट ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपने तरीके से तारीख को मैनिपुलेट करते थे। एक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट में एक कहानी छुपी है कि एक रात 1173 की एक टेम्पलर नाइट को मस्यफ के किले असैसिन्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड में लाया गया। कोई नहीं जानता क्या कहा गया, बस ये कि उस रात के बाद यूरोप भर में असैसिनेशंस का एक वेव अचानक से रुक गया।
कुछ इसे दोनों ऑर्डर्स के बीच पहला साइलेंट पैक्ट कहते हैं, एक ट्रूस जो कभी कन्फर्म नहीं हुआ लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता, और इस तरह जो कभी दुश्मन समझे जाते थे वो खामोशी में एक साथ रहने लगे, वेटिकन की नज़रों के नीचे। एक अजीब कोइंसिडेंस ने हिस्टोरियंस को परेशान किया। बहुत से टेम्पलर स्ट्रॉन्गहोल्ड्स असैसिन्स के बेसिस से सिर्फ कुछ दिन के सफ़र पर बनाए गए, कभी कभी बस एक पहाड़ी रेंज से जुदा, एक ऐसे दौर में जहां हर फैक्शन खून और आग में टकराता था। ऐसी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चांस का मामला नहीं हो सकती थी। मिसाल के तौर पर चेस्टल ब्लैंक एक टेम्पलर किला लटाकिया के करीब किरकुश से सिर्फ कुछ वॉच आवर्स के फासले पर था, जो असैसिन्स का सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पॉइंट था। ये इतना कन्वीनियंट था कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। 12वीं सदी के शुरुआत में वेस्टर्न रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब बात नोट हुई। दोनों ऑर्डर्स के बीच कोई मेजर बैटल नहीं, कोई पर्ज नहीं, कोई वॉर डिक्लेरेशन नहीं, कोई ऑफिशियल खून खराबा नहीं। लेकिन क्यों? दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो मज़हब, दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़, और फिर भी एक दूसरे को ख़त्म करने की कोई कोशिश नहीं। एक ही प्लॉजिबल वजह है, उन्होंने मुलाकात की और एक अग्रीमेंट बनाया, लेकिन आपको कोई भी ऑफिशियल चर्च डॉक्यूमेंट में इसका कोई निशान नहीं मिलेगा। टेम्पलर्स और असैसिन्स के बीच पॉसिबल लिंक के सब रिकॉर्ड्स वेटिकन आर्काइव से गायब हो गए। डायरीज, ख़त और डिस्पैचेस जो पेपल डिक्री से प्रिजर्व होने चाहिए थे, अब सिर्फ स्कैटर्ड फ्रेगमेंट्स के तौर पर प्राइवेट कलेक्शंस में बचे हैं। 1947 में बिब्लोस के पुराने शहर में एक आर्कियोलॉजिकल डिग के दौरान एक गोट स्किन पार्चमेंट का टुकड़ा मिला। इस पर एक मैप था जिसमें टेम्पलर्स और असैसिन्स के मिलिट्री इंसिग्नियाज बेका वैली में ओवरलैप करते थे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एनोटेशंस नहीं, बस एक पॉइंट, जैसे दो करंट्स एक अंडरग्राउंड रिवर में मिल गए हों। और फिर एक हैंड रिटन लैटिन स्क्रोल मिला, फ्रांस के एक मोनास्ट्री के वाइन सेलर में छुपा, जो 1171 में पल्मेरा के करीब डेजर्ट में एक अननेम्ड मीटिंग का जिक्र करता था, जिसमें बेरर ऑफ द क्रॉस और कीपर ऑफ द ब्लेड शामिल थे। ज़्यादातर टेक्स्ट फेड हो चुका है, सिर्फ एक लाइन बची, हमें फ़र्क नहीं मिला, हमें मकसद मिला। कुछ स्कॉलर्स इसे लेजेंड कहते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो वेटिकन ने 1226 में क्यों एक डिक्री जारी किया कि दोनों ऑर्डर्स के सील्स वाले किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी या स्टोर करना मना है। कोइंसिडेंसेस बढ़ते गए, खोए हुए रिकॉर्ड्स, छुपे अलायंसेस और एक सच जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब क्रूसेड्स के केओस में दुनिया जल रही थी, टेम्पलर्स और असैसिन्स के बीच सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो भूल नहीं बल्कि डिज़ाइन थी। कहते हैं कि बिना अग्रीमेंट के कोई अमन नहीं होता, तो सवाल ये नहीं कि क्या वो कभी मिले, बल्कि ये कि वो कब मिले और उन्होंने एक साथ क्या किया। सबसे खौफनाक सच वो नहीं जो कभी लिखे नहीं गए, बल्कि वो जो लिखे गए और फिर मिटा दिए गए। 12वीं और 13वीं सदी में जब क्रूसेड्स मिडिल ईस्ट और यूरोप को हिला रहे थे, कुछ अजीब चीज़ें उभरने लगीं। कुछ हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस जो असैसिन्स के नाम से जोड़े गए, सस्पिशियसली वेटिकन के पॉलिटिकल मूवमेंट्स के साथ अलाइन करती थी। वेस्टर्न लॉर्ड्स जो वेटिकन के खिलाफ थे, इंडिपेंडेंट रिफॉर्मिस्ट प्रीस्ट्स और मुस्लिम लीडर्स जो पेपल नेगोशिएशंस को रोक रहे थे, सब धीरे धीरे साफ तौर पर ख़त्म किए गए बिना किसी जिम्मेदारी के। सदियों बाद छोटी मोनास्ट्रीज़ में स्विट्ज़रलैंड, पर्शिया और आर्मेनिया में सीक्रेट कॉपीज़ जो जलाई जानी चाहिए थी, कुछ न कुछ सरवाइव कर गईं। इनमें एक 14वीं सदी का मैन्युस्क्रिप्ट था जो लैटिन और पुराने पर्शियन के मिक्स में लिखा गया, जिसमें 2 डिस्टिंक्ट सील थे।
एक पेपर मार्क थोड़ा इम्परफेक्ट, दूसरा क्रेसेंट मून एक ट्विन ब्लेड इंसिग्निया के साथ, जो असैसिन्स के लीडर्स का मार्क माना जाता है। इसमें डायरेक्ट कत्ल का ऑर्डर नहीं था, लेकिन वर्डिंग सिर्फ सजेस्टिव थी। जो जेरूसलम और सच के बीच में खड़ा है, उसे दूसरी दुनिया में भेजा जाए। खामोशी ईमान का नूर है, अंधेरा बगावत को उस तक पहुंचाए। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इस डॉक्यूमेंट को फॉर्जरी कहा, लेकिन रेयर मूव में वेटिकन ने 1743 में फॉर्मल डिक्री जारी किया कि इस लेटर की सब कॉपीज़ फ़ौरन कॉन्फिस्केट की जाएं। हालांकि ओरिजिनल सदियों पुराना था। अगर ये फेक था तो इससे डर क्यों? और भी कहीं लेबनान के पहाड़ों में मैरोनाइट ऑर्डर के रिकॉर्ड्स में एक मॉन्क ने लिखा, होली सी के कुछ अनवॉयस मेडिटेरेनियन पार करके उनसे मिले जो हेरेटिक्स कहलाए, लेकिन सच में वो फाइनल सॉल्यूशन के बेरर्स थे। वो सॉल्यूशन साफ तौर पर प्रेयर्स से नहीं, बल्कि अंधेरे में छुपी ब्लेड से आया। एक ऐसा ब्लेड जो वेटिकन कभी अपने हाथ में नहीं रख सकता था, लेकिन चुपके से रेंट कर सकता था। असैसिन्स, जिनको चर्च ऑर्थोडॉक्सी ने हेरेटिक्स कहा, एक साइलेंट टूल बन गए जब तक किसी को पता न चले। वेटिकन ने इसे ऑफिशियली कभी नहीं माना, लेकिन पोप के दुश्मनों का सेलेक्टिव गायब होना और क्रूसेडर टेरिटरी में असैसिन्स के स्ट्रॉन्गहोल्ड का मिस्टीरियस सर्वाइवल एक अनकहा सबूत है। अंधेरे में खत चलते रहे, ऑफिशियल मैसेंजर से नहीं, बल्कि अननेम्ड कैरियर्स, जो रात में आते और सुबह होने से पहले गायब हो जाते। उनके नाम कभी लिखे नहीं गए, लेकिन उनकी फिंगरप्रिंट्स तारीख पर हैं। और शायद इन्हीं ख़तों की वजह से आज तक वेटिकन कुछ पुराने वॉल्ट्स को अनसील करने से इनकार करता है। वो कमरे जहां तारीख में सिर्फ 3 लोगों को जाने की इजाज़त थी। तो सवाल ये नहीं कि क्या उन्होंने कभी कम्युनिकेट किया, बल्कि ये कि उन्होंने एक दूसरे का क्या इस्तेमाल किया, जो तारीख को 800 साल तक खामोश रहना पड़ा। तारीख कभी उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेहरबान नहीं रही जो किसी तख्त या सैंक्शन फेथ से नहीं बिलोंग करते। तो क्यों 2 ताकतें जो हेरिटिकल और ख़तरनाक कहलाती थी, टेम्पलर्स और असैसिन्स, ना सिर्फ सरवाइव करी बल्कि सदियों तक टिकी रहीं? जवाब एक सिंपल और ख़तरनाक चीज़ में है। वो किसी के वफ़ादार नहीं थे सिवाय अपने मिशन के। असैसिन्स हर ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक एम्पायर के लिए एक बुरा सपना थे। वो रूलर्स पर हमला करते, ट्रेडिशनल शरिया लॉ को रिजेक्ट करते और अपना ईमान डॉगमा पर नहीं, पर्सनल रिफ्लेक्शन पर बनाते। वो ज़माने के पीछे नहीं थे, वो उन दिमागों के पीछे थे जो रूल करते थे। उनके लिए एक किंग का टाइमली मरना 10,000 सोल्जर से ज़्यादा कीमती था। और टेम्पलर्स, वो यूरोप के मोनार्कीज़ के लिए सबसे बड़ा ख़तरा थे। उनके पास पैसा, आर्मीज़ और किले थे, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात, वो किसी बादशाह के जवाबदेह नहीं थे। ऑफिशियली वो पोप के जवाबदेह थे, लेकिन वक्त के साथ ये भी सिंबॉलिक हो गया। वो क्रूसेड्स के बैंकर्स थे, और एक वक्त में फ्रांस का किंग उनका इतना कर्जदार था कि उसने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। इसलिए दोनों से नफरत की जाती है। एक ने पॉलिटिकल रूल के स्ट्रक्चर्स को रिजेक्ट किया, दूसरे ने रॉयल हाउसेस से ज़्यादा ज़मीन और सोना कंट्रोल किया। इस्लामिक और क्रिश्चियन एम्पायर्स के लिए वो दोनों ताकत के पहलू में कांटे थे, लेकिन इसी वजह से वो किसी से बिलोंग नहीं करते थे। वो सब के लिए यूज़फुल बन गए। एक बादशाह को फंड चाहिए थे, उन्होंने लोन्स दिए। पोप को रिवाइवल खामोश करना था, उन्होंने मैसेज डिलीवर किया। आर्मीज़ को मैप्स चाहिए, उन्होंने अपने हिडन नेटवर्क से इंटेलिजेंस दी। मर्चेंट्स को प्रोटेक्शन चाहिए, उन्होंने आर्म्ड एस्कॉर्ट्स ऑफर किए। टेम्पलर्स और असैसिन्स दोनों एम्पायर्स के स्लीव में छुपे ब्लेड्स थे। सबसे नफरत, लेकिन किसी ने डिस्कार्ड नहीं किया, क्योंकि बिना उनके दुनिया धीरे चलती, ज़्यादा केओटिक हो जाती और कंट्रोल से निकल जाती।
दोनों ये जानते थे और इसी वजह से वो सरवाइव कर पाए, ना ओवरवेलमिंग फोर्स से बल्कि इंडिस्पेंसेबल बनकर। कभी कभी किंग्स दिन में उन्हें पब्लिकली कंडेम करते, लेकिन रात को उनके किलों में मैसेंजर्स भेजते प्राइवेट मैटर्स के लिए। ये एक ख़तरनाक खेल था और उन्होंने इसे मास्टरफुली खेला। इसलिए नफ़रत, हेरेसी के लेबल्स और री रिटन हिस्ट्रीज़ के बावजूद टेम्पलार्स और असैसिन्स चलते रहे। कोई ग्रैंड डिक्लेरेशंस नहीं, कोई बैनर्स नहीं, लेकिन हमेशा तारीख के डिसाइसिव मोमेंट्स में मौजूद। उनका सर्वाइवल पैसा नहीं था बल्कि डर का सबब था, क्योंकि सब जानते थे कि जो असैसिन्स को मारता है उसे ज़िंदगी भर देखा जाएगा और जो टेम्पलार्स को धोखा देता है वो कभी दोबारा सिक्का नहीं उधार ले सकता। एकर और ट्रिपोली एक वक्त में ट्रेड, ईमान और खून खराबे के सेंटर्स, लेकिन उनके पुराने पत्थर की दीवारों के पीछे सिर्फ दुआएं नहीं गूंजती थी, वहाँ मीटिंग्स भी होती थी जो कभी ऑफिशियल क्रॉनिकल्स में रिकॉर्ड नहीं हुई। नाम के बगैर बातें, बिना गवाहों के, और सबके तरफ से इनकार किया गया। बैंड मैन्युस्क्रिप्ट्स के मुताबिक 1192 के करीब, जब थर्ड क्रूसेड्स अपने डिक्लाइन में थी, एक अजीब ऑनवॉय टेम्पलर फोर्ट्रेस से एकर में साउथ की तरफ असैसिन्स के माउंटेन की तरफ जाता देखा गया। उन्होंने कोई बैनर नहीं उठाया, कोई ऑफिशियल एस्कॉर्ट नहीं, सिर्फ एक छोटा आयरन बॉक्स जो काले कपड़े में लपेटा हुआ था। कोई नहीं जानता उसमें क्या था, लेकिन 2 हफ्तों बाद एक यूरोपियन नोबल पेन का जेरूसलम में अचानक कत्ल हुआ। उस वक्त टेम्पलर लीडरशिप ने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, लेकिन एकर में मौजूद लोगों ने कसम खाई कि फोर्ट्रेस रात भर रोशन रहा, एक रिचुअल जो सिर्फ हाईएस्ट लेवल काउंसिल्स के लिए रिजर्व था। ट्रिपोली में कहानी और गहरी होती है। 1203 में जब असैसिन्स और टेम्पलार्स को बाइजेंटीन और ममलूक अलायंसेस से ख़तरे का सामना हुआ, बात फैली कि एक अबैंडन चर्च के नीचे मीटिंग हुई। यूजुअल गेटकीपर्स को अननोन नाइट से रिप्लेस किया गया जो कोई निशान नहीं पहने थे। ये बहुत अनयूजुअल था क्योंकि हर टेम्पलर को क्रॉस पहनना ज़रूरी था। उसी रात मसीफ के फोर्ट्रेस से एक ग्रुप सुबह होने से पहले शहर से निकल गया और सुबह तक वो अंडरग्राउंड चेंबर जहां वो थे सील कर दिया गया। किसी को, लोकल क्लर्जी तक को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। ऑफिशियल हिस्ट्रीज कुछ नहीं कहती, लेकिन अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट मिला जिसमें एक मैरोनाइट मॉन्क ने लिखा, उस रात 2 साए मिले, न सुलह करने न सरेंडर करने, बल्कि आने वाले सालों के लिए बोर्ड रीसेट करने। कोई भी इन मीटिंग्स को पब्लिकली कंफर्म नहीं करता, कोई ट्रीटी नहीं, कोई सील्स नहीं, कोई ओथ्स नहीं, सिर्फ जो इसके बाद हुआ। अजीब मौतें, फोर्ट्रेसेस अचानक खाली, मैप्स चुपके से रीड्रॉन। ये एम्बिग्विटी ही डर पैदा करती है, क्योंकि अगर तारीख के 2 सबसे ख़तरनाक दुश्मन सच में मिले, ना एक दूसरे को मारने के लिए बल्कि कोऑपरेट करने के लिए, तो इस दुनिया में क्या कभी यकीनी हो सकता है? वेटिकन ने इसे कभी नहीं माना, लेकिन चुपके से एकर और ट्रिपोली के स्ट्रेंज टॉक्स के रेफरेंसेस वाले सब मटेरियल्स कॉन्फिस्केट किए। मॉन्क्स जो मिस्टीरियस अनवॉइस के बारे में लिखते थे, उन्हें दूर मोनास्ट्रीज में रीअसाइन किया गया। ये रिकॉर्ड से गायब हो गए। सच धूल और वक्त के नीचे दब गया। कोई इसकी तस्दीक करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कोई इनकार भी नहीं करता। मंगोल्स कोई डायनेस्टी नहीं थे, वो एक तूफान थे। उन्हें होली लैंड्स, सेक्रेट टेक्स्ट्स या रिलीजियस डिस्प्यूट्स की परवाह नहीं थी। उन्होंने सब कुछ मिटा दिया, गांव, स्क्रिप्चर्स, टेम्पल्स, और सिर्फ खामोशी छोड़ी जब हुलागू खान, चंगेज़ खान का पोता, पर्शिया और इराक़ पर हमला करता है। उसने बगदाद की लाइब्रेरी जला दी, लाखों सिविलियंस को कत्ल किया और इस्लामिक दुनिया को वहशत में ढकेल दिया। लेकिन जिसने यूरोप को हिला दिया
वो अफवाह थी कि हुलागू खान वहाँ रुकने वाला नहीं था। और फिर अजीब खत चलने लगे। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक टोर्टोसा के टेम्पलर फोर्ट्रेसेस से सीरिया के ऊंचे पहाड़ों तक असैसिन्स की टेरिटरी में भेजे गए। उनके कंटेंट्स भी जाहिर नहीं हुए, लेकिन सिर्फ हफ्तों बाद कई असैसिन आउटपोस्ट अचानक खाली हो गए। उनकी फोर्सेस ईस्ट की तरफ, जहां मंगोल्स के एडवांस की उम्मीद थी, रीडायरेक्ट हो गई। एक डॉक्यूमेंट जो बाद में वेटिकन ने बैन किया, उसमें एक हैंड रिटन लैटिन में लिखी हुई लाइन मिली, जब हवा नॉर्थ से चलती है, ब्लेड और क्रॉस को उसका सामना एक साथ करना होगा। कोई भी इसे अलायंस नहीं कहता, कोई ट्रीटी नहीं, कोई हैंडशेक नहीं जो तारीख ने देखा। लेकिन 1258 में बगदाद के सीज के दौरान कई आई विटनेसेस ने दावा किया कि उन्होंने वाइट क्लोक नाइट्स को क्रॉस के साथ मुस्लिम वॉरियर्स के साथ हाथ में खंजर लिए हुए एक साथ लड़ते देखा। शायद क्योंकि दोनों समझते थे कि मंगोल्स कोई नेगोशिएट करने वाली ताकत नहीं, वो डिस्ट्रक्शन का रूप थे। अगर उन्हें ना रोका जाए तो ईमान, एम्बिशन, सोना और फिलॉसफी सब राख में बदल जाता। जब हुलागू आखिर में मिडिल ईस्ट से वापस मंगोलिया गया, ग्रेट खान की मौत के बुलावे पर खामोशी वापस आई। असैसिन्स अपने पहाड़ों में लौट गए, टेम्पलर्स अपने किलों में। कोई उस दिन के बारे में नहीं बोलता जब वो एक साथ लड़े, जैसे दोनों जानते थे कि वो लम्हा सिर्फ पत्थर और हड्डी की याद में जीना था। कोई रिकॉर्ड्स नहीं, कोई मेडल्स नहीं, कोई लीजेंड्स नहीं। वेटिकन जैसे हमेशा कुछ नहीं बोलता, लेकिन जल्द ही मंगोल्स के बारे में डॉक्यूमेंट्स चुपके से वेटिकन लाइब्रेरी से हटा दिए गए। एक और मॉन्क को चुपके से ईस्टर्न तारीखी रिकॉर्ड्स को झूठा बनाने के लिए ट्रायल किया गया। एक बार फिर सच दब गया, लेकिन जो मंगोल तूफान से बचे, उन्होंने एक बात यकीनन जानी, उस अंधेरे में मुआहदे हुए थे जो किसी ने नहीं देखे और ना ही देखने की हिम्मत की। अगर टेम्पलर एक क्रॉस की शक्ल में तलवार थे और असैसिन्स अंधेरे में छुपा खंजर, तो वेटिकन वो हाथ था जो रोप के नीचे दोनों को गाइड करता था, बिना किसी निशान के। हर बड़े मेडिवल कॉन्फ्लिक्ट में वेटिकन मौजूद था, लेकिन ना जंग के मैदान पर, ना वॉर मैप्स पर। उनकी ताकत लंबी तंग कॉरिडोर्स में चलती थी, जहां एक विस्पर पूरा एम्पायर का फेट डिसाइड कर सकती थी। हमने हमेशा माना कि वेटिकन असैसिन से नफरत करता था क्योंकि वो हेरिटिक्स थे, और टेम्पलर्स की ज़रूरत थी क्योंकि वो ईमान के लिए लड़े। लेकिन गहराई में देखो तो कुछ अजीब उभरता है। जब टेम्पलर्स बहुत पावरफुल हो गए, वेटिकन ने उन्हें धोखा दिया, और जब असैसिन्स को एक्सटिंक्शन के किनारे तक हंट किया गया, वेटिकन ने कुछ नहीं कहा। क्या वो सच में किसी के साइड पर नहीं थे, या दोनों के ऊपर एक मास्टरफुल डायरेक्टर पर्दे के पीछे से स्ट्रिंग्स खींचता हुआ? 13वीं सदी के सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो एग्जाइल जेसुइट मॉन्क्स ने कॉपी किए, एक चिलिंग लाइन दिखाती है। इसमें लिखा है, टेम्पल की चाबी का रखवाला और मसफ के ब्लेड का बेरर दोनों सुप्रीम बिशप के थ्रोन के सामने खड़े हुए, ना एक ही दिन में, लेकिन एक ही इंटेंशन के साथ। हालांकि वेटिकन ने इसे कभी नहीं माना, लेकिन दोनों ग्रुप्स के एक्शंस और होली सील के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बीच बार बार अलाइनमेंट बहुत फ्रीक्वेंट है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब एक मुस्लिम क्लेरिक ने वेटिकन एनवॉयस को चैलेंज किया और रात में असैसिनेट हो गया, असैसिन्स पर इल्ज़ाम लगा, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जब एक यूरोपियन प्रिंस ने टेम्पलर्स के कंट्रोल वाली ज़मीन वापस लेने की कोशिश की, वो पिलग्रिमेज पर अचानक मर गया। कुछ रिकॉर्ड सजेस्ट करते हैं कि वेटिकन ने डुअल एजेंट्स डिप्लॉय किए, क्लर्जी जो कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं रखते थे, लेकिन सीक्रेट नेगोशिएशंस में चुपके से चलते थे। वो कोई हुक्म नहीं देते, बस सुनते, रिकॉर्ड करते, कोऑर्डिनेट करते। वेटिकन को अपने हाथ से एक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें बस एक अनसाइंड खत, एक कोडेड जेस्चर या एक अनऑर्थोडॉक्स एक्ट के लिए रेयर एब्सोल्यूशन चाहिए था, और फिर
एक असैसिनेशन, टेरिटोरियल कंट्रोल में शिफ्ट या एक राज हमेशा के लिए गायब। वेटिकन के सबसे गहरे वॉल्ट्स में, जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं, वहाँ ड्रॉर्स हैं बिना लेबल्स के। एक 19वीं सदी के लाइब्रेरियन जिसने थोड़ी देर आर्काइव्स में काम किया, उसके मुताबिक एक ऐसी फाइल थी जिसका टाइटल था डुओ उम्ब्रे, दो साए। इसका कंटेंट अभी भी अननोन है, लेकिन नाम ही ने सदियों के स्कॉलर्स को हैरत में डाल दिया। शायद वेटिकन हमेशा समझता था कोई ताकत ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं करती बिना डिवाइड और कंट्रोल करने की एबिलिटी के। शायद उन्होंने दोनों के बीच केयरफुली दुश्मनी पैदा करी, लेकिन सीक्रेट रास्ते भी छोड़े ताकि जब ज़रूरत हो वो करीब आ सके। खून से भरी सदियों में सिर्फ एक फोर्स ने कभी अपनी पकड़ नहीं छोड़ी, वेटिकन। टेम्पलर्स जलाए गए, असैसिन्स अफसानों में घुल गए, लेकिन वेटिकन वैसा ही रहा, ना कभी बदनाम, ना ही कुछ एक्सप्लेन करने पर मजबूर, क्योंकि उन्होंने कभी गेम डायरेक्टली नहीं खेला। वो बस स्टेज बनाते थे और पीसेस को खंजर चलाने या हाथ मिलाने देते थे। ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस ने हमेशा टेम्पलर्स और असैसिन्स को मॉर्टल एनिमीज़ की शक्ल में दिखाया, आग और पानी एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए कसम खाए हुए। लेकिन पुराने पत्थर की दीवारों के अंधेरे में, जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती, एक अलग सच धीरे धीरे उभरा। उन्होंने एक दूसरे के साथ ट्रेड किया, न पब्लिकली न ज़ोर से, लेकिन इतनी प्रिसिशन के साथ कि दोनों को जो चाहिए था मिला, और वो साइलेंस की कीमत समझते थे। सीरिया के मरमूसा मोनेस्ट्री में मिले एक पुराने सीरियक मैन्युस्क्रिप्ट के मुताबिक एक पैसेज में एक मॉन्क का कन्फेशन है। मैंने एक आदमी को वाइट क्लोक, रेड क्रॉस के साथ देखा, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हुए, जो ब्लैक टर्बन में था और कर्व्ड खंजर लिया हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को लफ्ज़ों से ग्रीट नहीं किया, बल्कि एक मैप से। ये मैप टेरिटरी डिवाइड करने के लिए नहीं, बल्कि कॉमन एनिमीज़ के लैंडस्केप को समझने या अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए था। असैसिन्स के पास मार्केट्स, मोनेस्ट्रीज और हार्बर्स में इन्फॉर्मेंट्स का वेब था। टेम्पलर्स पिलग्रिम्स, मर्चेंट्स और प्रीस्ट को स्पाइस के कवर के लिए इस्तेमाल करते थे। दोनों तरफ को कुछ ऐसा पता था जो दूसरा कभी एक्सेस नहीं कर सकता। वक्त के साथ जो उन्होंने ट्रेड किया वो और कॉम्प्लेक्स हो गया। क्रैग दे शेवेलियर्स के टेम्पल फोर्ट्रेस से एक नोट में एक छोटे कैटेपुल्ट का जिक्र है जो ज़्यादा दूर तक लॉन्च करता था, एक ऐसे डिज़ाइन पर बेस्ड जो एक आदमी से मिला जिसका कोई एम्ब्लेम नहीं था, लेकिन वॉइस ऑफ द ईस्ट थी। ये डिज़ाइन किसी यूरोपियन मिलिट्री टेक्स्ट में नहीं था उस दौर के। इधर असैसिन्स के साइट पर एडवांस लाइट वेपन्स के साइंस, री-इन्फोर्स क्रॉसबोस, स्लो बर्निंग एक्सप्लोजिव्स, स्प्रिंग लोडेड ब्लेड्स, टेक्नोलॉजीज जो इस्लामिक दुनिया को अनफेमिलियर थी, लेकिन ना जंग से मिली ना ट्रेड से। ये कोई दोस्ती नहीं थी, ये एक साइलेंट पैक्ट था, दो सायों के बीच जो एक दूसरे की बाउंड्रीज समझते थे। एक नॉड रात में एक वुडन बॉक्स छोड़ा हुआ, एक टूटी दीवार, एक सिटी गेट पर वर्डलेस ग्लांस। उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो समझते थे। कोई नहीं जानता ये एक्सचेंजेस कितनी बार हुए, लेकिन ट्रेसेस हैं अजीब स्कीमेटिक्स जो मिडीवल इंजीनियरिंग से मैच नहीं करते, वॉर टूल्स जो आए और गायब हो गए, ऑपरेशंस जो इम्प्रोवाइज समझे गए लेकिन नियर सुपरनैचुरल प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूट हुए। मॉडर्न स्कॉलर्स इसे क्रूसेडर नॉलेज का हिडन करंट कहते हैं, लेकिन कुछ जो गहराई में देखते हैं मानते हैं कि ये प्रूव करता है कि टेम्पलर्स और असैसिन्स न सिर्फ क्लैश करे बल्कि एक वक्त कोलैबोरेट भी करे, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज के ज़रिए जो कोई जंग पैदा नहीं कर सकती। ये शायद वेटिकन का फाइनल बाउंड्री था, क्योंकि जब दो पावर्स नॉलेज शेयर करना सीख लेती हैं उन्हें मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं रहती, और उस पॉइंट पर पूरा गेम बदल जाता है।
वेटिकन के सीक्रेट लाइब्रेरी में एक पर्टिकुलर वुडन शेल्फ है, अनलेबल्ड, अनइंडेक्स्ड और सिर्फ हाईएस्ट रैंकिंग कार्डिनल के लिए एक्सेसिबल। इस पर फॉरबिडन स्क्रिप्चर्स, एक्स कम्युनिकेटेड टेक्स्ट और पुराने बैंड स्क्रोल्स के बीच एक छोटा पार्चमेंट रोल है, वैक्स इन्फ्यूज्ड रेड थ्रेड से टाइटली बंधा हुआ। इसका सिर्फ नाम है जेरूसलम 1190। कोई नहीं जानता ये वेटिकन में कैसे पहुंचा, किसने लाया और क्यों ये 8 सदियों से सील्ड है। लेकिन जो सीनियर क्लेरिक्स को हमेशा परेशान करता है वो कंटेंट नहीं बल्कि स्क्रोल के टॉप पर स्टैम्प्ड चीज़ है, एक रेड टेम्पलर क्रॉस और एक ब्लैक सर्कल जिसमें कर्व ब्लेड क्रॉस करता है, असैसिन्स का सीक्रेट सिंबल। 2 एम्ब्लेम्स जिनको कभी एक डॉक्यूमेंट पर कोएग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ हैं साइड बाय साइड, खामोश इंतज़ार में। सिल्वानो वेंट्रेस्का, आखिरी नॉन लाइब्रेरियन जिसने 1897 में इस स्क्रोल को छुआ। उसके मुताबिक इसका कंटेंट ब्रीफ था, लेकिन हर लाइन दिल में खंजर थी, जो हम ऑफिशियल हिस्ट्री कहते हैं। स्क्रोल, उसने दावा किया, एक सीक्रेट मीटिंग डिस्क्राइब करता था 2 ऑर्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच, जेरूसलम के आउटस्कर्ट्स पर, एक ब्रूटल कैंपेन के पीक पर। कोई क्लर्जी नहीं, कोई किंग्स नहीं, कोई विटनेसेस नहीं, सिर्फ एक भूला हुआ अंडरग्राउंड स्टोन चेम्बर, शायद बाल का टेम्पल जुडाइज़म के दौर से पहले, जहाँ 2 आदमियों ने एक शीप स्किन पार्चमेंट पर खून टपकाकर ओथ्स एक्सचेंज किए। अग्रीमेंट टेरिटरी या जंग के बारे में नहीं था, ये कुछ ज़्यादा ख़तरनाक पर था इंफॉर्मेशन का कंट्रोल। स्पेसिफिकली उन्होंने एक लिस्ट शेयर की पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स की, जो लोगों को पर्सनल पावर के लिए मैनिपुलेट कर रहे थे। वेपन्स और गोल्ड के रूट्स यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच, जेरूसलम के सेक्रेट साइट्स के नीचे आर्कियोलॉजिकल राज और सच जो अगर एक्सपोज हुए तो दुनिया के बड़े रिलीजन्स की बुनियाद हिला सकते थे। और एक लाइन जो वेंट्रेस्का ने कहा कि वो दोबारा नहीं पढ़ सका। इस दिन के बाद जो ये बैलेंस तोड़ेगा वो तलवार से नहीं मरेगा बल्कि तारीख से ही मिटा दिया जाएगा। होली सील को रिपोर्ट करने के बाद स्क्रोल परमानेंटली सील कर दिया गया और सीक्रेट लाइब्रेरी के सबसे गहरे वॉल्ट में दफन किया गया, जहां मटेरियल्स रखे जाते हैं जो ग्लोबल फेथ की बुनियाद के लिए ख़तरा हैं। उस मोमेंट से किसी ने जेरूसलम 1119 का जिक्र नहीं किया। सब रिलेटेड डॉक्यूमेंट जब्त किए गए, स्कॉलर्स रीअसाइंड हुए और वेंट्रेस्का खुद सदर्न इटली के पिलग्रिमेज के बाद गायब हो गया। वो कभी वापस नहीं देखा गया। स्क्रोल के एग्जिस्टेंस से ज़्यादा खौफनाक वेटिकन का उसका डर है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट रियल हैं तो जो कुछ टेम्पलर्स और असैसिन्स के बारे में हम मानते हैं, गुड और इविल, रोशनी और साया, शायद एक केयरफुली स्टेज परफॉर्मेंस था जिसका राइटर कभी नज़र नहीं आता। सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस रियल हैं और तारीख एक बार फिर खामोश हो जाती है। मेडिवल असैसिनेशंस को अक्सर रिलीजियस हेट्रेड, पावर स्ट्रगल या एंडलेस वेंजेंस साइकिल्स का प्रोडक्ट कहा जाता है, लेकिन जो पैटर्न स्टडी करते हैं, विक्टिम्स कैसे चुने गए, कब ख़त्म किए गए और किसने फ़ायदा उठाया, सब एक ही चिलिंग रियलाइजेशन पर पहुंचते हैं। ये रैंडम वायलेंस नहीं था, ये एक ऑर्डर था। असैसिन्स अपनी अनकैनी एबिलिटीज़ के लिए डर का सबब थे कि वो अनरीचेबल को मार सकते हैं। वो सीक्रेट चेम्बर्स के अंदर लीडर्स को मार देते, किंग्स के सीने पर खंजर छोड़ते उनके अपने किलों में, अनटचेबल्स को सेकंड में गिरा देते। लेकिन जो पावरफुल लोगों को सच में डराता था वो ब्लेड नहीं था, बल्कि सवाल था, किसने उन्हें लिस्ट दी। प्रोवेंस के एक अबैंडन मोनास्ट्री के स्टोन फ्लोर के नीचे छुपे एक पुराने लैटिन रिकॉर्ड में एक छोटी लेकिन हॉन्टिंग लाइन मिली, जो कल मरेगा उसने एक बार टेम्पल को ज़मीन देने से इनकार किया। उसका नाम स्टोन वॉल्स के बीच बोला गया, हमने बाकी किया। ये अकाउंट ड्यूक हेनरी ऑफ टूलाउस के मिस्टीरियस मौत से मैच करता है, एक नोबल जो ओपनली टेम्पलर्स पर एक्सेसिव टैक्सेशन और इलीगल ट्रेजर छुपाने का इल्ज़ाम लगाता था।
वो हंटिंग ट्रिप पर मारा गया, एक सिंगल तीर से जो उस डायरेक्शन से आया जहाँ कोई हंटर्स नहीं थे। 3 दिन बाद उसके एस्टेट चुपके से एक छोटे चर्च को ट्रांसफ़र हो गई जो टेम्पलर फाइनेंशियल कंट्रोल के नीचे थी। ये इत्तेफाक नहीं था, ये सेटलमेंट था। अलेप्पो में एक मशहूर केस अभी भी गूंजता है, एक क्लेरिक जो वेस्ट के साथ अलायंस को डिनाउंस करता था। मिड सरमन में कत्ल हुआ, कोई किलर नहीं मिला, लेकिन हफ्तों बाद एक टेम्पलर सप्लाई डिपॉजिट असैसिन टेरिटरी के बॉर्डर के पास बना, बिना रेजिस्टेंस के, बिना पेपर वर्क के, बिना इनवॉइस के। एक मौत, एक कंसेशन, एक फेवर रिटर्न। मॉडर्न स्कॉलर्स जो 2 सदियों के इन आइसोलेटेड असैसिनेशंस को ट्रेस करते हैं, एक पैटर्न नोटिस करते हैं, एक परफेक्ट पॉलिटिकल ज्योमेट्री। न पर्सनल ग्रजेस बल्कि स्ट्रेटेजिक रिमूवल, ताकि ट्रीटी के लिए रास्ता साफ हो, राज दब जाए, ये थ्रेट को आवाज़ मिलने से पहले खामोश कर दिया जाए। शायद वेटिकन ने कभी हुक्म नहीं दिया, लेकिन वो जानते थे। उन्होंने साइलेंस के ज़रिए अग्री किया। कभी कभी रोम से स्टैम्प थिन पार्चमेंट रास्ते में ही गायब हो जाता, जैसे किसी ने छोटे ब्लेड से तारीख को रिडायरेक्ट किया। हर कोई टारगेट नहीं था, सिर्फ वो जो गलत जगह पर गलत वक्त पर थे और बहुत ज़्यादा जानते थे। और कौन एग्जीक्यूट करता था? तारीख खामोश रहती है, क्योंकि किलर्स कभी नज़र नहीं आते, सिर्फ रिजल्ट रहते हैं, खामोश और इरिवर्सिबल। जब लोग टेम्पलर्स के बारे में सोचते हैं, वो आयरन क्लैड नाइट्स को क्रॉस के बैनर के नीचे होली लैंड डिफेंड करते देखते हैं, खून और सीक्रेट ओर्थ के साथ। लेकिन ये सिर्फ सरफेस है। हिडन साइड जो कम लोग जिक्र करते हैं, मिडीवल दुनिया का सबसे पावरफुल अंडरग्राउंड बैंक था। 12वीं सदी तक टेम्पलर्स सिर्फ रिलीजियस मिलिट्री ऑर्डर नहीं रहे, वो एक ट्रांसनेशनल फाइनेंशियल एम्पायर बन गए, क्रिश्चियन किंगडम्स, मिडिल ईस्टर्न टेरिटरीज और उन इलाकों को जोड़ते हुए जहां पोप के डिक्रीज भी नहीं पहुंच सकते थे। लोन्स, सेफ कीपिंग, एसेट ट्रांसफर्स और इंटरनेशनल एक्सचेंज के ज़रिए उन्होंने वही कंट्रोल किया जो एम्पायर्स और चर्चेस सबसे ज़्यादा चाहते थे, पैसों का फ्लो। तो वो पैसा कहाँ गया? कुछ वेटिकन को गया, ये मालूम है। एक हिस्सा फोर्ट्रेसेस, मिलिट्री कैंपेन्स और पिलग्रिमेज रूट्स को फंड करता था, लेकिन एक करंट कभी किसी लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ। 17वीं सदी में लियोन के एक मोनेस्ट्री से लीक्ड एक डॉक्यूमेंट जो वेटिकन ने जल्दी जब्त किया, मार्सिए, एकर और एंटियोक के टेम्पलर फाइनेंशियल हब्स के बीच अजीब ट्रांजैक्शन की सीरीज़ बताता है। ये विड्रॉल्स के कोई नेम्ड रेसीट्स नहीं थे, सिर्फ एक क्रिप्टिक लेबल, उम्ब्रा कॉन्ट्रैक्टस, शैडो पैक्ट। अजीब बात यह है कि फंड्स हमेशा मेजर पॉलिटिकल असैसिनेशंस के हफ्तों पहले निकाले जाते थे। एक हाई रैंकिंग आर्च बिशप जो क्रूसेड्स के खिलाफ था, जहर दे दिया जाता है। एक नोबलमैन जो ईस्ट से गोल्ड शिपमेंट्स ब्लॉक करता था, हंटिंग के दौरान एक्सीडेंटली तीर लग जाता है। एक मर्चेंट जिसके पास जेरूसलम का पुराना मैप था, आधी रात में गायब। किलर्स कभी नहीं मिले, लेकिन पैसा हमेशा एक ट्रेल छोड़ता है, और वो ट्रेल टेम्पलर्स की तरफ जाता था। बहुत मॉडर्न स्कॉलर्स मानते हैं कि टेम्पलर्स ने असैसिनेशंस खुद नहीं किए, उन्होंने बस फंड किया, फैसिलिटेट किया या रास्ता साफ किया। और उस साय में असैसिन्स वो हाथ थे जो स्ट्राइक करते थे। बदले में उन्हें क्या मिला? सोना चांदी नहीं, बल्कि सेफ पैसेज, इनसाइड इंफॉर्मेशन, टेम्पलर चेक पॉइंट से कोवर्ट एस्कॉर्ट्स और सबसे अहम साइलेंस। असैसिनेशन क्लीनली नहीं होती बिना लॉजिस्टिक्स के। किसने एस्केप राउट क्लियर किया, किसने सिटी गेट पर नज़र फेर ली, किसने ब्लेड को बॉर्डर के पार स्मगल किया। ये काम टेम्पलर्स चुपके से करते थे, जबकि वो सुबह दुआ करते थे। ये साइलेंट कम्प्लिसिटी कभी लॉ में नहीं लिखी गई, लेकिन ये एक घोस्टली मशीन की तरह काम करती थी, परफेक्ट, साइलेंट और अनब्रेकेबल।
क्योंकि जो इसे तोड़ने की कोशिश करता वो तारीख से मिटा दिया जाता, नाम, जिस्म और ब्लड लाइन। इस तरह दो सपोजिटली अपोजिंग ऑर्डर्स ने एक डेथ बैंक बनाया, जहां खून सोने के बदले ट्रेड होता था और मौत दुआ से फाइनेंस होती थी। अगर टेम्पलर्स तलवार थे और असैसिन हिडन ब्लेड, तो वेटिकन चेस बोर्ड था, और उस बोर्ड पर चर्च कभी पीस नहीं था, वो रूल्स लिखने वाला था। तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं, एग्जीक्यूशन ऑर्डर साइन करने की ज़रूरत नहीं। वेटिकन के पास इतनी बड़ी ताकत थी कि एम्परर्स भी झुकते थे, लेकिन उस ताकत को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने वही किया जो तारीख में हर एम्पायर ने किया। वो जंग को ज़िंदा रखते थे, और जंग को ज़िंदा रखने के लिए दो चीज़ें चाहिए, नफ़रत और एक फ्रेजाइल बैलेंस। 12वीं और 14वीं सदी के बीच कई बार टेम्पलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए या असैसिन्स बहुत बोल्ड, लेकिन हर बार जब एक साइड डोमिनेंस के करीब पहुंची, एक सडन इवेंट स्केल को डेडलॉक में वापस ले आता। न कभी टोटल जीत, न कभी कंप्लीट हार। वेटिकन मैनिपुलेशंस के मास्टर्स एक परफेक्ट ट्रायंगल खेलते थे। जब टेम्पलर्स ने ईस्टर्न टेरिटरीज पर ऑटोनोमस कंट्रोल मांगा, चर्च ने असैसिन्स के साथ पुरानी टेंशन्स को रिकिंडल किया। जब असैसिन्स ने कैथोलिक मर्चेंट्स के ट्रेड रूट्स में इंटरफियर किया, वेटिकन ने इंटेलिजेंस वेस्टर्न नाइट्स को लीक किया। और जब दोनों साइड्स रुक कर कॉमन ग्राउंड ढूंढने लगे, एक नया थ्रेट कन्वीनियंटली उभरा, उन्हें वापस म्यूचुअल सस्पिशन में ढकेल दिया। डिवीज़न एक सीक्रेट ट्री की तरह कल्टीवेट किया गया, न कभी बहुत ऊंचा होने दिया, न कभी मरने दिया। मोंटे कैसीनो एबी से 18वीं सदी में लीक्ड एक नोट में लिखी एक लाइन, जिन्होंने हथियार उठाया उनके दिल में ये बिलीव डाल दो कि सिर्फ चर्च पीस रख सकती है। जब वो मानेंगे, वो हमारे लिए मारेंगे, और जब वो मारेंगे, हमें उनकी ज़्यादा से ज़रूरत रहेगी। ये ट्रायंगल की असली नेचर थी। टेम्पलर को वेटिकन की लेजिटिमेसी चाहिए थी, एसेंस को वेटिकन से टोटल एनाहिलेशन से बचने के लिए, और वेटिकन को दोनों चाहिए थे ताकि तारीख कभी रुक ना सके। जंग छिड़ी तो दुनिया बैटलफील्ड की तरफ देखती थी, लेकिन वेटिकन को बैटलफील्ड्स की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें बस एक मैप रीड्रॉ करना, एक ब्लेसिंग विड्रॉ करना या पार्डन रिवोक करना था, और एक कमज़ोर रिश्ता टूट जाता। एक साइड गुस्से में आता, दूसरा स्ट्राइक करता, खून फिर बहने लगता, और चर्च की अथॉरिटी एक बार फिर रीअफर्म होती। दुनिया को सरवाइव करने के लिए पीस की ज़रूरत नहीं, उसे बस ये बिलीव करना है कि पीस मुमकिन है, अगर वो उसकी बात सुने जो बीच में खड़ा है। हर डील जो साए में होती है, उसमें ख़तरे की खुशबू होती है। ओथ्स जो कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, हैंडशेक्स बिना गवाहों के, और बिट्रेयल जो शुरुआत से स्क्रिप्टेड होता है। जब टेम्पलर्स और असैसिन ने पहली बार इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, उन्होंने सोचा वो गेम कंट्रोल कर रहे हैं। जब उन्होंने मैप्स, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी भी शेयर की, उन्होंने सोचा वो अपर हैंड गेन कर रहे हैं। लेकिन वो एक सच्चाई भूल गए, हर हिडन अलायंस तब तक ही चलता है जब तक वो एक बड़ी ताकत के काम आए, और वो ताकत वेटिकन थी। कोई नहीं जानता साइलेंट बॉन्ड कब टूटना शुरू हुआ, शायद एक असैसिनेशन के बाद जो हद से ज़्यादा चला गया, शायद एक गोल्ड शिपमेंट जो कभी नहीं पहुंचा। लेकिन असली फ्यूज़ तब जला जब दोनों साइड ने सोचना शुरू किया कि उन्हें दूसरे की ज़रूरत नहीं। टेम्पलर्स अपने यूरोप भर के वास्ट फाइनेंशियल नेटवर्क के साथ सोचने लगे कि वो पोप को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। असैसिन्स इस्लामिक कोर्ट्स में अपनी साइलेंट रीच के साथ वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्ट्स रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वेटिकन वो बस देखता रहा और इंतज़ार करता रहा जब तक कि खंजर सही हाथ में नहीं रख दिया गया। फ्रांस का किंग फिलिप IV टेम्पलर्स का इतना कर्जदार, उसे रोम से एक सलाह मिली कि शायद अब वक्त है एक ग्रुप को ख़त्म करने का जो बहुत पावरफुल और ईमान में बहुत कमी वाला है। इधर ईस्ट में असैसिन फोर्ट्रेसेस
एक एक करके गिरे, ना अपने दुश्मनी की वजह से बल्कि मुस्लिम आर्मीज से, जो कि एक वक्त वेटिकन एनवॉयज से साइलेंट सपोर्ट पा चुकी थी। टेम्पलार्स को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया और जलाया गया। असैसिन्स को मैप से मिटा दिया गया, सिर्फ अफवाहें छोड़कर। किसी ने आता हुआ नहीं देखा, क्योंकि जिसने स्ट्राइक किया वो उनके दुश्मन नहीं बल्कि पुराने एलाइज थे, जो एक वक्त अंधेरे में खामोशी से हामी भरते थे। वेटिकन को एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना पड़ा, उन्होंने बस प्रोटेक्शन विथड्रॉ कर ली। नो प्रोटेस्ट, नो इंटरवेंशन, और पूरा स्ट्रक्चर पेपर टॉवल की तरह टूट गया जब हवा सही वक्त पर समन की गई। सबसे बुरी बात ये नहीं कि टेम्पलर्स और असैसिन्स तबाह हुए, बल्कि ये कि वो उसी अलायंस से तबाह हुए जो उन्हें ज़िंदा रखता था। जब दो अंडरग्राउंड फोर्सेस ने खुद को गेम का मास्टर समझा, वो एक इटर्नल सच भूल गए। स्टेज कभी एक्टर्स का नहीं होता, वो राइटर का होता है, और वो राइटर हमेशा वेटिकन के वेलवेट कर्टन के पीछे बैठा था। तो गेम ख़त्म हुआ। एक बोर्ड बिना किंग, बिना जीत, सिर्फ झुलसे हुए पीसेस छोड़कर, और एक शख्स अकेला खड़ा रहा, एशेज़ में, अनटच्ड। तारीख के सायों में डॉक्यूमेंट्स हैं जो हवा से भी पतले, लेकिन इतने हैवी कि पूरे डायनेस्टीज़ उनके ज़ाहिर होने पर कांप उठे। सदियों तक लोगों ने माना कि वेटिकन बस दूर से देखता था जब टेम्पलर्स और असैसिन्स टकराते थे, ऑब्जर्विंग, जजिंग, ब्लेसिंग या कंडेमिंग। लेकिन यूरोप के सबसे गहरे आर्काइव से लीक्ड रिकॉर्ड्स एक अलग सच जाहिर करते हैं। वेटिकन बस नहीं जानता था, उसने ऑर्डर्स दिए। 1921 में ऑस्ट्रिया के एक अबैंडन मोनास्ट्री में मिला एक पुराना लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट, एक सिंगल टाइटल के साथ, मैंडेटम एक्स उम्ब्रा, यानी अ मैंडेट फ्रॉम द शैडोज। पहले पेज पर पोप इनोसेंट III का फेंट सील, शायद मेडिवल एरा का सबसे पावरफुल पोप, जो फोर्थ क्रूसेड लॉन्च करने और रिलीजियस वॉर्स में पर्सनली इंटरवीन करने के लिए मशहूर था। कंटेंट में असैसिन्स का, टेम्पलर्स का डायरेक्ट नाम नहीं, बल्कि क्रिप्टिक फ्रेजेस हैं। वो जो रात में ब्लेड्स रखते हैं, क्रॉस के बेयरर्स से ज़्यादा लॉयल, और वाइट क्लोक्स में वो जो एम्बिशन छुपाते हैं, जो कोयले से ज़्यादा सुर्ख हैं। जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करो, जब काम ना आए फेंक दो। लेकिन एक लाइन ने स्कॉलर्स में डर पैदा किया, होली सी से जो वर्ड भेजो मसफ को, मार्क्ड वन को अब उसका फाइनल रेस्ट मिलना चाहिए। इसके नीचे 3 डॉट्स इन्वर्टेड ट्रायंगल में, एक सिंबल जो 13वीं सदी में वेटिकन के सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम में अनस्पोकन डायरेक्टिव्स के लिए एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल होता था। एक और डॉक्यूमेंट बेनेडिक्टाइन ऑर्डर के पास, जो वर्ल्ड वॉर II के बाद वेटिकन ने जब्त किया, एक सीक्रेट मीटिंग का जिक्र करता है। 3 ऑनवॉयज होली सी से, एक आदमी जो टेम्पलर ग्रैंड मास्टर माना जाता है, और एक अननेम्ड शख्स ईस्ट से। ये मीटिंग 1212 में साइप्रस के आइलैंड पर हुई, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट में असैसिनेशंस और इंटरनल पर्जेस के वेव के साथ कोइंसाइड करती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स ने डेट्स और इवेंट्स क्रॉस रेफरेंस किए और देखा कि रोम से हर सीक्रेट ऑर्डर के बाद एक मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस होती थी। एक ब्रिटिश नोबलमैन जो टेम्पलर फाइनेंसेस के डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने वाला था, अचानक मर गया। एक लोकल लीडर जो असैसिन इन्फ्लुएंस रेजिस्ट करता था, पिलग्रिमेज पर गिर गया। एक प्रीस्ट जो दोनों ग्रुप्स के स्ट्रेंज टाइज पर सवाल उठाता था, एग्जाइल हुआ और रिकॉर्ड से गायब हो गया। वेटिकन ने इन मैंडेट्स के एग्जिस्टेंस को कभी नहीं माना, लेकिन स्कैटर्ड नोट्स, मार्जिन स्क्रिबल्स और स्कोर्च्ड वेलम सील्स अभी भी हैं, जैसे एम्बर्स जो मरने से इनकार करते हैं। क्योंकि सच को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं कि वो रियल हो, उसे बस इतने लोगों का मरना चाहिए, इतने लोगों का डर और इतने दबाए जाना चाहिए। और अगर पोप ने
एक बार हुक्म दिया तो ये दुनिया अब गुड और इविल के बीच नहीं बल्कि डिक्रीज और कमांड्स के बीच बटी है। कुछ पल्पिट से प्रीच, कुछ कोल्ड स्टोन वॉल्स के पीछे विस्पर्स किए गए। लोग अक्सर स्पाइस को मास्क फिगर समझते हैं, सोसाइटी के सायों में लर्किंग, लेकिन वेटिकन के गेम में एक स्पाई वाइट रोब पहनता है, बाइबल रखता है और हर सेंटेंस मे द लॉर्ड बी विथ यू से शुरू करता है। अनकंफर्टेबल सच ये है कि मिडीवल एरा के बहुत से क्लर्जी सिर्फ ईमान के प्रीचर्स नहीं थे बल्कि सर्वेलेंस, इन्फिल्ट्रेशन और मैनिपुलेशन के इंस्ट्रूमेंट्स थे। वेटिकन ने जल्दी समझ लिया कि टेम्पलर्स और असैसिन्स को कंट्रोल करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका फोर्स नहीं बल्कि अंदर से था, न वेपन्स से बल्कि मैन्युफैक्चर्ड फेथ से, कन्फेशंस जो वेपनाइज करके, कान जो सुनते थे लेकिन कभी माफ़ नहीं करते। एविग्नॉन के पास एक सीक्रेट मोनास्ट्री के मुताबिक, कार्थूसियन ऑर्डर से लीक्ड एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक कोवर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसे प्रोजेक्ट वॉक्स डेई, वॉइस ऑफ गॉड कहा जाता था। लेकिन यह आवाज़ कभी पब्लिक के लिए नहीं थी, जो होलीनेस की नकल करने, ट्रस्ट अर्न करने के लिए क्राफ्टेड थी। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो वेटिकन ओपनली कंट्रोल नहीं कर सकता था, उन्हें मॉन्क की तरह बोलना लेकिन असैसिन्स की तरह सोचना सिखाया गया। ईमान के साथ लीड करना लेकिन हर विस्पर रिपोर्ट करना, दोस्त बनाना और ज़रूरत पड़े तो बिना ट्रेस के मारना। सबसे सक्सेसफुल मिशंस में से एक मोंटी एल्वेटो माजियोर एबी के नोट्स में रेफरेंस्ड है। एक प्रीस्ट ब्रदर एंसेल्म वेटिकन से सिडोन के टेम्पलर स्ट्रॉन्गहोल्ड में भेजा। उसने 4 साल प्रीचर के तौर पर सर्विस की, फिर एक हाई रैंकिंग टेम्पलर कमांडर कॉन्सेंट्रेटेड वाइन के पॉइजनिंग से मारा गया और ब्रदर एंसेल्म रिकॉर्ड से गायब हो गया। इधर ईस्ट में असैसिन फोर्ट्रेसेस कभी भी वेस्टर्न स्कॉलर्स को थियोलॉजी रिसर्च के लिए वेलकम करते थे। एक फ्रेज जो वेटिकन के सीक्रेट फाइल्स में बार बार मिलती है, इन स्कॉलर में से कुछ कभी वापस नहीं आए लेकिन उन्हें कभी डेड भी नहीं डिक्लेयर किया गया, वो बस ऑर्गेनाइजेशन में डिसॉल्व हो गए, उनके साथ एक बनकर जीते हुए। जबकि हर रात एनकोडेड मैसेजेस हिडन रिलेस के ज़रिए वापस जाते, मोनास्टिक सेल्स में एम्बेडेड। कोई नहीं जानता कितने एजेंट सच में मिले थे, लेकिन एक बात यकीनन है, टेम्पलर्स और असैसिन ने मिस इन्फॉर्मेशन, लीक्स और केयरफुल मैनिपुलेशन के बेसिस पर क्रिटिकल डिसीजंस लिए और हर मिस स्टेप के साथ वेटिकन ग्राउंड गेन करता गया। चर्च के भेजे हुए लोगों को कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए था, उनके कोई टूम्स नहीं, कोई रेलिक्स नहीं, कोई मेडल्स नहीं, बस एक रेस्ट्रिक्टेड फाइल में एक ब्रीफ लाइन, एम्बेडेड, एक्टिव, इफेक्टिव। और इस तरह वेटिकन के हर फोर्ट्रेस में आंखें, हर सीक्रेट चैम्बर में कान और हर जगहों पर हाथ थे जहां शायद गॉड भी अब नहीं देखता था। कोई नहीं जानता वो कौन थे, क्योंकि वो स्पाइस की तरह एक्ट नहीं करते थे। वो बस जेंटली मुस्कुराते, हाथ जोड़ते, धुआं में और चुपके से चले जाते, एक चेन छोड़कर जो किसी ने नोटिस नहीं किया कि शुरू हो चुका था। कैथोलिक ईमान में बैप्टिज़्म एक सीक्रेट रिचुअल है जो रूह को साफ करता है और एक शख्स को खुदा के रोशनी में बिलीवर्स की कम्युनिटी में शामिल करता है। लेकिन कुछ रिचुअल्स हैं जो ना बाइबल में लिखे गए, ना ऑल्टर पर किए गए और ना ही किसी कॉन्ग्रेगेशन ने देखे। ये कोल्ड स्टोन चेम्बर्स में मोमबत्ती की रोशनी में होते हैं और सिर्फ एक नाम से विस्पर किए जाते हैं जो कोई ज़ोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता। एंटियम साइलेंटी यानी खामोशी का आगाज़। जले हुए कुछ कागज़ों से जोड़े गए नोट्स के मुताबिक ये रिचुअल रूह को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि एक शख्स को एक शैडो नेटवर्क से जोड़ने के लिए था जो सब रिलीजियस बाउंड्रीज क्रॉस करता था। जो चुने गए वो किसी एक ऑर्डर के नहीं थे, वो नाइट्स, स्कॉलर्स, मर्चेंट्स या असैसिन भी हो सकते थे। इस बैप्टिज़्म में न क्रॉस था न होली वाटर, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सेक्रेड रिचुअल से इतना मिलता था
कि आउटसाइडर्स और इनिशिएट को भी धोखा दे सके। ये इतना फॉर्मल था कि अगर कभी डिस्कवर हुआ तो लेजिटिमेट लगे। पार्टिसिपेंट्स से 3 सवाल पूछे जाते थे। क्या तुम झूठी रोशनी को छोड़कर असली अंधेरे का सामना करोगे? क्या तुम नेमलेस मिशन के लिए लॉयल्टी का वादा करोगे, न कि किसी शख्स के लिए? क्या तुम खामोश रहोगे चाहे तुम्हारी रूह जले? अगर वो अग्री करता तो एक छोटे से पत्थर के टैबलेट पर हाथ रखते, न क्रूसिफिक्स न कर्व डैगर, सिर्फ एक सर्कल जिसमें 3 पॉइंटेड ब्रेक्स कार्व्ड थे। एक सिंबल जो वेटिकन, टेम्पलर्स और असैसिन्स के ट्रिपल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता था। कोई ओथ नहीं, कोई प्रेयर नहीं, सिर्फ खामोशी, और ये खामोशी ही कसम थी। सिर्फ एक सर्वाइविंग कॉपी बची है जो 17वीं सदी में एक एग्जाइल्ड कार्डिनल ने लिखी, जिसमें बताया गया कि ये रिचुअल उन लोगों को इनिशिएट करने के लिए था जो काफ़ी चालाक और डिवोटेड थे, लेकिन पब्लिकली किसी फैक्शन से बिलोंग नहीं कर सकते थे। वो इटर्नल इंटरमीडिएरीज बन गए, घोस्ट जो किलों, मोनास्ट्रीज और हिडन आउटपोस्ट के बीच फ्रीली मूव करते। तारीख में कभी नाम ना आया। कुछ डॉक्यूमेंट्स हिंट देते हैं कि टेम्पलर्स और असैसिन्स के हाई रैंकिंग लीडर्स ने भी ये रिचुअल किया था, जो ये एक्सप्लेन करता है कि दोनों फैक्शंस के अंडरग्राउंड टाइज दशकों तक बिना डिटेक्शन के कैसे चले। वेटिकन ने इसके वजूद को कभी नहीं माना, लेकिन नॉन कैनोनिकल बैप्टिज्म के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट्स वेटिकन लाइब्रेरी में एड परपेचुअम साइलेंटम यानी परपेचुअल साइलेंस के एडिक्ट के तहत सील कर दिए गए। इस तरह इंसान का सबसे सेक्रेड राइट ट्विस्ट किया गया, रूह बचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को एक ऐसे अलायंस में बांधने के लिए जिसका ना नाम, न बैनर, न कंट्री, न खुदा था। फिर भी ये किसी तख्त से ज़्यादा ताकत रखता था। एक बार इंडक्टेड, वो ना नाइट्स रहे, ना असैसिन्स, ना प्रीस्ट्स, वो कुछ और बन गए, एक इनविजिबल ऑर्डर के गार्डियंस, या शायद एक खुली छूट वाले कातिल डिस्गाइस में। कुछ अजीब सा चुपके से सदियों से चल रहा है, एक वैनिशिंग एक्ट, इतना सटल, इतना मेटिकुलस कि ज़्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते। सीक्रेट मीटिंग्स, फॉरबिडन अलायंसेस और अननेम्ड पैक्ट के जिक्र करने वाले मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरीज, मोनास्ट्रीज और आर्काइव से यूरोप और मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, न तो एक साथ, न ही शोर के साथ, बल्कि पीस बाय पीस, जैसे कोई तारीख की याद को एक एक पेज के साथ हटा रहा हो। रॉयल लाइब्रेरी ऑफ एरागोन में एक मैप था जो टेम्पलर किले और असैसिन स्ट्रॉन्गहोल्ड्स के बीच हिडन रास्ते दिखाता था, जिसके मार्किंग्स किसी नॉन लैंग्वेज में नहीं थे। 1754 में जब स्कॉलर्स इसे स्टडी करने आए, उन्हें सिर्फ एक ब्लैंक शीट मिली, लेकिन उड़े हुए स्याही कुछ न कुछ बची थी, जैसे एसिड से स्क्रप्ट किया गया हो। लाइब्रेरियन ने बस कहा, किसी ने नहीं लिया, ये खुद गायब हो गया। इस्लामिक एरा लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में असैसिन्स और क्रॉस बेरिंग मॉन्क्स के एक्सचेंजेस के पर्शियन डॉक्यूमेंट्स एक रात आग में जल गए, हालांकि बिल्डिंग 24/7 गार्डेड थी। जर्मनी के एक मोनास्ट्री जहां सिडॉन कलेक्शन के 12वीं सदी मैन्युस्क्रिप्ट थे, जो टेम्पलर और ईस्टर्न मोनास्टिक ऑर्डर ने सील किए थे। 1839 में अचानक बंद हो गया जब एक स्कॉलर रिसर्च के दौरान गायब हो गया। वेटिकन ने रेनोवेशन के बहाने आर्काइव सील कर दिए, वो कभी नहीं खुले। सवाल अब ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स क्यों गायब हो रहे हैं, बल्कि ये कि कौन इतनी ताकत रखता है हर जगह एक ही तरीके से बिना आवाज़ के उन्हें मिटा सके। अलेक्जेंड्रिया की आग, बगदाद की जंग, कॉन्स्टेंटिनोपल की बर्बादी की बात होती है, लेकिन कभी लोग एक खामोश बर्बादी का सामना करते हैं जो डिलिबरेट, सिस्टमैटिक और फ्लोरेंस के एक चेस्ट के नीचे छुपी एक 16वीं सदी स्कॉलर के हैंड रिटन नोट में लिखा था। मैंने एक बार उस डॉक्यूमेंट को छुआ, अगले दिन मुझे एकेडमी से एक्सपेल किया गया। 3 दिन बाद मेरा घर लूट लिया गया। 7 दिन बाद किसी ने मेरा नाम नहीं लिया।
उसने एक ट्रेम्बलिंग लाइन के साथ ख़त्म किया, मैन्युस्क्रिप्ट खुद नहीं जला, किसी ने उसे एग्जिस्ट करने नहीं दिया। जब यादें तारीख के करंट से कट जाती हैं, सच मिथ से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। ये ताकत का अल्टीमेट फॉर्म है। इवेंट्स नहीं कंट्रोल करना, बल्कि ये कंट्रोल करना कि उनकी याद क्या रहती है। वेटिकन ने कभी एक भी डॉक्यूमेंट मिटाने का नहीं माना, फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा रिपोजिटरी और स्ट्रिक्टेस्ट गेट कीपर है। कुछ इसे फेथ डिफेंड करना कहते हैं, कुछ इसे हिस्ट्री को बिना आग के जलाना कहते हैं। और जब तारीख इंसान के हाथ से छीन ली जाती है, सच वो एक चीज़ बन जाता है जिसे एग्जिस्ट करने का हक ही नहीं रहता। कोई सीक्रेट अलायंस हमेशा नहीं चलती, ख़ास तौर पर तब जब ट्रस्ट खामोशी पर बनता है और लॉयल्टी सिर्फ टेम्परेरी होती है। जब टेम्पलर्स और असैसिन्स के कनेक्शन की बातें होली लैंड से यूरोप तक फैलने लगी, जब यंगर लीडर्स ने पूछना शुरू किया, क्या हम एक आइडियल के लिए सर्व कर रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं, तब एक खामोश तूफान शुरू हुआ। एकर और टोटोजा के टेम्पलर किलों में एक कमांडर सर गैलन डूमॉट को बंद दरवाज़ों के पीछे एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि उसने एक आउटसाइडर के साथ डॉक्यूमेंट्स ट्रेड किए। कोई एविडेंस नहीं, कोई पब्लिक ट्रायल नहीं, बस अंधेरे में एक ब्लेड और सूरज उगने से पहले कटी हुई गर्दन। इसी वक्त मसफ के असैसिन किलों में 2 हाई रैंकिंग मेंबर जहर दिए हुए, क्योंकि उन पर मॉन्क रोब में एक अनजान आदमी को कॉरिडोर मैप रूट्स लीक करने का इल्ज़ाम था। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि दोनों ने इनिशियम साइलेंटी रिचुअल किया था, जो 3 पावर्स को एक साथ जोड़ता था। जैसे किसी ने दोनों एंड्स पर फ्यूज़ जला दिया और आग को अंदर से कंज्यूम करने दिया। टेम्पलर ने ईस्टर्न फिलॉसफीज़ की तरफ अट्रैक्टेड लोगों को पर्च करना शुरू किया। असैसिन ने उन्हें शिकार किया जो यूरोप के वाइट गोल्ड के बदले लॉयल्टी ट्रेड करने के शक में थे। सब कुछ बिट्रेयल की तरफ पॉइंट करता था, लेकिन नज़दीक से देखें तो ऑर्केस्ट्रेशन साफ थी। 1472 में एक डोमिनिकन मॉन्क ने कॉपी किया एक रेयर वेटिकन आर्काइव, जिसका टाइटल था फिएट सिंदेरा, लेट देम डिवाइड, उन्हें बंटने दो। इस डॉक्यूमेंट में एक कोवर्ट स्ट्रेटेजी थी जो हिस्ट्री के सबसे सीक्रेटिव काउंसिल्स ऑफ कार्डिनल्स ने अप्रूव की थी। दोनों ऑर्डर्स के अंदर फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्लांट करो, सेलेक्टिवली लीक करो ताकि इंटरनल रिएक्शंस ट्रिगर हों। जब शक पैदा हो जाए, जो बचते हैं उनसे क्लीन करो। हर स्टेप इवेंट से मैच करता है। क्वाइट सिविल वॉर, अनएक्सप्लेन्ड एग्जीक्यूशन, हिडन सेल के बीच कॉन्टैक्ट का कोलैप्स, कोई फॉर्मल बैटलफील्ड की ज़रूरत नहीं। बस इतना डाउट अंधेरे में बोया गया कि 2 फोर्सेस जो एक वक्त शैडो में को एग्जिस्ट करती थी, एक दूसरे को खुद ही चीरने को तैयार थी। टेम्पलर्स ने सोचा असैसिन ने उन्हें धोखा दिया। असैसिन्स को यकीन था कि टेम्पलर्स ने उन्हें सेल आउट किया। किसी ने ऊपर नहीं देखा, जहां पेल ग्लव्ड हैंड लॉन्ग वाइट क्लोक के नीचे स्ट्रिंग्स खींच रहा था, और वेटिकन एक फाइनल टाइम बीच में फंसा हुआ नहीं था। वो था जिसने सब खत्म किया, बिना आवाज़, बिना तीर, बस एक विस्पर के साथ, जो एम्पायर को मार सकती थी और लेजेंड को दफन करने के लिए काफ़ी थी। हर एम्पायर जो शैडोज़ में पैदा होता है खून पर बनता है, लेकिन सिर्फ एक आदमी ने फोर्स से नहीं बल्कि शीयर विल से डर पैदा किया, हसन सबा, असैसिन्स का फाउंडर, जिसे दुश्मन ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन कहते थे। जब वो 1124 में मरा, असैसिन्स ग्लोबल फोर्स से दूर थे, लेकिन उसने जो बीज बोया था वो एम्पायर्स के डर में रूट ले चुका था। कहते हैं वो मसफ के फोर्ट्रेसेस में अकेला मरा, न ग्रैंड फ्यूनरल, न पब्लिक विल, सिर्फ खामोशी। लेकिन विस्पर्स हैं एक फाइनल लेटर के, जो उसके फॉलोअर्स के लिए नहीं बल्कि टेम्पलर्स के लिए लिखा गया। ये लीजेंड लगता है,
लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में सेंटा मारिया डेल ग्राजी मोनास्ट्री में एक स्ट्रेंज डॉक्यूमेंट मिला, एक नोट ओल्ड लैटिन में जो एक टेम्पलर एनवॉय के अकाउंट के मुताबिक था, जो हसन के मरने के समर में मसफ गया। नोट में कोई ऑफिशियल सील नहीं, सिर्फ एक टाइटल, द अल्टीमा वर्बा, द फाइनल वर्ड्स। इसमें लिखा था, हम सब वो मर्द हैं जो दूसरों के लिए खंजर रखते, लेकिन जब खून सूख जाता है सिर्फ वो जीतते हैं जो याद रखते हैं। अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो, उस पर भरोसा मत करो जो रोशनी और अंधेरों के बीच खड़ा है, क्योंकि वो किसी का नहीं। मैं कोई रिलिक्स नहीं छोड़ता, सिर्फ एक सवाल, तुम क्या करोगे जब वो जो तारीख लिखता है पेन नहीं बल्कि चाबी रखता है। कुछ स्कॉलर्स ने इसे फोर्जरी कहा, लेकिन टेम्पलर्स के एनल्स ऑब्सक्यूरा डार्क क्रॉनिकल में मसफ की एक अनऑफिशियल जर्नी का जिक्र है, जो एग्जैक्टली हसन के डेथ के साल से डेट करता है। टेम्पलर्स वहाँ क्यों गए, नेगोशिएट करने, डराने या फाइनल मैसेज लेने? एक डिटेल स्टैंड आउट करता है। हसन के डेथ के बाद एक छोटा टेम्पलर ग्रुप अचानक ट्रिपली के ऑपरेशन से विथड्रॉ हुआ और नॉर्थ गया, जहाँ उन्होंने एक फोर्टिफाइड मोनास्ट्री बनाया जो किसी मैप पर नहीं था। 1600 के स्कैटर्ड रॉक्स के मुताबिक उस मोनास्ट्री में एक स्टोन प्लैक थी जिसमें एक लाइन कार्व्ड थी, हमें वार्न किया गया था। किस चीज़ से वार्न किया गया और क्यों? एक आदमी की बातों को तवज्जो दी गई जो वेटिकन ने हेरेटिक कहा था। शायद खून और साए की दुनिया में भी कुछ सच इतने गहरे होते हैं कि दोनों साइड्स उन्हें देख सकते हैं। सच जो ब्लेड्स या बैनर से नहीं बल्कि उस शख्स से हैं जो कोई सस्पेक्ट नहीं करता, जो पीछे खड़ा दुआ करता है और स्ट्रिंग्स खींचता है। हसन सबा मर चुका है, लेकिन उसका छोड़ा हुआ सवाल अब भी हवा में लटक रहा है, और शायद ये सवाल ही उसकी असली विल थी। इसलिए नहीं लिखी कि लोग उसकी तारीफ़ करें, बल्कि उनके लिए जो एक वक्त उसके दुश्मन थे, लेकिन आखिर में वही थे जो उसे सच में समझे। 18 मार्च 1314 पेरिस के सीन नदी के किनारे पॉन्ट न्यू ब्रिज के नीचे एक वाइड रोप वाला आदमी वुडन स्टेक से बंधा खड़ा था। भीड़ खामोशी से देखती रही जब आग ने शुरुआत की। वो था जाक दे मोले, नाइट टेम्पलर्स का आखिरी ग्रैंड मास्टर। पोप और फ्रांस के किंग ने हेरेटिक के तौर पर कंडेम किया, लेकिन जब आग उसके घुटनों तक पहुंची, उसने न तो चीखा, न माफ़ी मांगी, न रोया। उसने बस नॉटर डेम कैथीड्रल की तरफ देखा। फेंट हिस्टोरिकल नोट्स के मुताबिक एक अजीब फाइनल सेंटेंस बोला, सच हमारे पाँव के नीचे है, कोई आग याद को जला नहीं सकती। सदियों तक ये सेंटेंस एक मेटाफर माना गया, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पुराने टेम्पल किलों के नीचे एक सील्ड बेसमेंट खोद निकाला, उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला। एक स्टोन चेम्बर टेम्पलर सिंबल से एच्ड, और इसके सेंटर में एक हाफ चार्ड वुडन बॉक्स। इसके अंदर एक मैन्युस्क्रिप्ट था जिसके एजेस जले हुए थे, लेकिन वर्ड्स अभी भी दिख रहे थे। पहले पेज पर लिखा था, टेस्टामेंटम डे लुक्स, द टेस्टामेंट ऑफ द हिडन लाइट। कोई ऑथर का नाम नहीं, लेकिन आखिर में एक फेमिलियर मार्क था, जाक दे मोले का पर्सनल सील। एक सीधी तलवार एक टूटे हुए क्रॉस के नीचे। टेक्स्ट में उसने गोल्ड या रेलिक्स के बारे में ना लिखा, बल्कि एक शख्स का जिक्र किया, हसन सबा। वो कहता है, मैंने एक बार उस शख्स के फाइनल वर्ड्स सुने जिसे चर्च हेरेटिक कहता था, लेकिन उसके वर्ड्स ने मुझे जगाया। अगर वो सही था तो हम टेम्पलर्स उस चेस बोर्ड के पॉन्स हैं जो कोई नहीं देख सकता, और अगर वेटिकन को किसी चीज़ का डर है तो ये कि टेम्पलर्स और असैसिन्स एक दिन एहसास कर लें कि हम दोनों को उस शख्स ने खेला जो बाइबल और चाबियां रखता है। मैं एक मैप छोड़ता हूँ
जो दोनों साइड्स के हिडन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाता है। एक लिस्ट उन मॉन्क्स की जो अब खुदा की सेवा नहीं करते, और एविडेंस बदले के लिए नहीं, बल्कि ताकि कोई एक दिन इस बोर्ड को उल्टा करे। कोई नहीं जानता उस मैप या लिस्ट का क्या हुआ। कुछ कहते हैं वेटिकन ने फ़ौरन सीज कर लिया, दूसरे मानते हैं कि जो डिस्कवर किए वो गायब हो गए, जैसे तारीख के बहुत से एंशंट स्क्रोल्स। पेरिस से रोम, जेरूसलम से मसफ, डेमोले की लेगेसी उस कर्ज में नहीं जीती जो उसने मरते वक्त कहा होगा, बल्कि उसमें जो उसने छोड़ा, जहाँ न प्रीस्ट थे न पोप्स, सिर्फ पत्थर, धूल और एक सच जो सील किया गया। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन याद को नहीं जला सके, क्योंकि कुछ स्पायर्स सिर्फ फ्लैश नहीं जलाती, वो एक रोशनी जलाती हैं जो अंधेरा कभी नहीं देखना चाहता। कोई अलायंस, पैक्ट या रिकॉर्ड नहीं जो प्रूव करे कि वेटिकन का हेरेटिकल ग्रुप से कोई रिश्ता था। ये सदियों से ऑफिशियल स्टैंस रहा है, मेडिवल पोप से लेकर मॉडर्न प्रीस्ट सेक्रेटरीज तक। वेटिकन एक सॉलिड स्टोन वॉल के पीछे खड़ा है, ईमान का गार्जियन, केओटिक दुनिया में रोशनी का बीकन, अनटच्ड उन लोगों से जो खून से अपना मैसेज फैलाते थे। लेकिन सच को एग्जिस्ट करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं। पेपर को पूरा जलाया नहीं जा सकता, और पत्थर कभी झूठ नहीं बोलता। 1991 में वेटिकन आर्काइव्स के अंदर से एक लीक ने एक हिडन वर्ल्ड का खुलासा किया, जिसे आर्काइवम क्रिप्टिकम यानी द फॉरबिडन आर्काइव के नाम से जाना जाता था। ये किसी पब्लिक कैटलॉग में लिस्टेड नहीं, न फेथफुल के लिए न स्कॉलर्स के लिए, सिर्फ चंद सीनियर कार्डिनल्स को एक्सेस था। और इसके अंदर उन्होंने वो पाया जो चर्च ने कभी माना नहीं और शायद कभी मानेगा नहीं। एक हैंड रिटन एनिमल स्किन मैप जो रोम से मसफ तक एनवॉयस के मूवमेंट्स दिखाता था, एकर और ट्रिपोली के ज़रिए रेड वैक्स से सील्ड, जिसमें डबल की सिजिल था, पेपल अथॉरिटी का एम्बलम। एक डॉक्यूमेंट अरबिक और लैटिन के स्ट्रेंज ब्लेंड में, जो वेटिकन एमिसरीज, असैसिन लीडर्स और एक हाई रैंकिंग टेम्पलर कमांडर के बीच 3 पार्टी नेगोशिएशन डिटेल करता था। मार्जिन में लिखा था, बैलेंस को प्रिजर्व करना होगा, किसी साइड को टोटल विक्ट्री नहीं मिलनी चाहिए। और सबसे शॉकिंग, एक मॉडिफाइड बाइबल जिसका हैंड रिटन अपेंडिक्स में रेड इंक से लिखा था, और खुदा ने कहा जो हाथ तलवार रखते हैं वो एक दूसरे को डर में देखें, तीसरा प्रेयर से रूल करेगा। ये रिकॉर्ड कभी पब्लिक नहीं हुए, क्योंकि जो ट्राई करते उनके साथ स्ट्रेंज एक्सीडेंट्स, सडन रेजिग्नेशन या बिना ट्रेस गायब होना होता था। एक जेजुइट प्रीस्ट ने सीक्रेटली 2 पेजेस फोटोग्राफ किए और प्राग के इंडिपेंडेंट आर्काइव में मेल किए। 6 महीने बाद उसे वॉलंटरली रिमोट मोनास्ट्री में रिलोकेट डिक्लेयर किया गया। कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस नहीं। ये राज इसलिए परसिस्ट करता है क्योंकि कोई नहीं जानता, बल्कि इसलिए कि बहुत से लोग कन्फर्म करने से डरते हैं। क्योंकि अगर वेटिकन एक बार टेम्पलर्स और असैसिन्स के बीच खड़ा था, पीस कीपर के तौर पे नहीं बल्कि प्ले के डायरेक्टर के तौर पर, तो हर रेलिक अपनी सैंक्टिटी खो देता है, हर रिचुअल थिएटर बन जाता है, और हर प्रेयर तारीख के ग्रैंडेस्ट परफॉर्मेंस का एको। 14वीं सदी के शुरुआत में सदियों की खामोशी के बाद पोप क्लेमेंट V ने अचानक बुल पेस्टोरालिस प्रा एमिनेंस जारी किया, जिसमें यूरोप भर में टेम्पलर मेंबर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। इसी वक्त ईस्टर्न स्कॉलर्स ने नोटिस किया कि एक सिमिलर पर्ज चल रही थी। अलामूत, सीरिया और पर्शिया में असैसिन्स का रूथलेसली शिकार किया जा रहा था, न सिर्फ लोकल डायनेस्टीज के ज़रिए बल्कि क्रिश्चियन वेस्ट के पिलग्रिमेज प्रीस्ट के लीड में आर्म्ड ग्रुप के ज़रिए। वेटिकन उन फोर्सेस को क्यों डिस्ट्रॉय करेगा जिनसे उसने एक बार सीक्रेटली अलायंस किया था? जवाब शायद 2 लफ्ज़ों में है, क्लीन अप। इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस ने देखा कि यह टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं थी। 1305 में एविग्नॉन में एक क्लोज्ड काउंसिल हुआ, जिसमें आर्काइवम क्रिप्टिकम तक एक्सेस वाले 3 मेंबर शामिल थे। 3 साल बाद
कोऑर्डिनेटेड हेरेसी पर्जेस शुरू हुए, लेकिन उन्होंने कैथीड्रल्स या कल्ट को टारगेट नहीं किया। उन्होंने प्रिसाइसली वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टारगेट किए जो टेम्पलार्स और असैसिन्स के नेक्सस के तौर पर डिजर्व करते थे। क्लासिफाइड वेटिकन डॉक्यूमेंट्स में एक चिलिंग डायरेक्टिव है, डेंडा मेमोरियाला, इरेज द मेमोरी। ये इंटरनल ऑर्डर्स पर रेड सील के रूप में दिखता है, जो किलों के डिस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंट्स के जलाने और विटनेसेस के साइलेंट एलिमिनेशन को डिटेल करता था। हेरेसी के लिए नहीं, बल्कि ज़्यादा जानने के लिए। एक फ्रांसिस्कन मॉन्क के फेडेड रिकॉर्ड में लिखा है, मैंने 112 साइट्स की लिस्ट देखी जो इरेजर के लिए मार्क थे। इबादत की जगह नहीं, बल्कि वॉल्ट्स जहाँ फॉरबिडन मीटिंग के ट्रेसेस छोड़े गए थे। इनमें मसफ का असैसिन फोर्ट्रेस, पेरिस का टेम्पल मोनास्ट्री, बोलोनिया का चैपल ऑफ सेंटा लूसिया और रोम में सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे एक क्रिप्ट शामिल थे। क्या छुपा रहे थे? डॉक्यूमेंट्स, ट्रीटीज या एक अलायंस के फ्रैगमेंट्स जो किसी होली स्क्रिप्चर में नहीं लिखे गए। पर्जेस के बाद वेटिकन ने एक सिंपल सच डिक्लेयर किया, अब कोई टेम्पलर्स नहीं। असैसिन्स एक ईस्टर्न मिथ है, तारीख को ऑर्डर चाहिए, न कि कन्फ्यूजन। लेकिन ये सर्जिकल क्लीनलीनेस ही रूह को चिल करती है, क्योंकि कोई क्राइम इतना परफेक्टली गायब नहीं होता जब तक मिटाने वाला उसे रीराइट ना करे। ज़्यादा मैप्स नहीं, ना ही ज़्यादा पैक्ट्स, ना ही लीडर्स के बीच लेटर्स, सिर्फ फ्रैगमेंट्स बचे, टूटे, जले या एनक्रिप्टेड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। वेटिकन ने सब इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन उसके एक्शंस फ्यूजिटिव के पैनिक से नहीं, बल्कि किसी के प्रेसिशन से मिलते थे, जो जंगल जलाता है बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने कदमों के निशान मिटाने के लिए। खून, खंडहर और खामोशी के एक समुंदर में जो पर्जेस ने छोड़ा, दुनिया ने माना कि कोई नहीं बचा, न टेम्पलार्स, न असैसिन्स, कोई नहीं जो सच बताए कि क्या हुआ। लेकिन माल्टा के एक पुरानी लाइब्रेरी में एक अनोनिमस 15वीं सेंचुरी मॉन्क के रिकॉर्ड्स ने वेटिकन के केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डार्कनेस में एक नैरो क्रैक खोला। उसने लिखा, मैंने उसे एक मूनलेस रात में शिप पर चढ़ते देखा। वो कोई फैमिली, कोई ट्रेजर नहीं लाया, सिर्फ 2 चीज़ें, एक स्क्रॉल लिनन में टाइटली रैप्ड और एक चेस्ट स्ट्रैप जिसमें 2 ओवरलैपिंग सिंबल्स कार्व्ड थे, टेम्पलर क्रॉस और असैसिन का क्रेसेंट ब्लेड। वो कौन था? उसका असली नाम कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ एक निक नेम जो आइलैंड के फिशरमैन विस्पर करते थे जब उन्होंने उसकी सिलुएट डॉन में क्लिफ्स पर देखी, द कीपर ऑफ मेमोरी। अकाउंट के मुताबिक वो एक हाई हिल पर अकेला रहता था, किसी से बात नहीं करता था, सिवाय एक अनाथ लड़की के जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला। फिर एक दिन वो गायब हो गए। उनका हट खाली मिला, सिवाय एक कपड़े के स्क्रैप के जो वॉल पर जंग लगे ब्लेड से लगा हुआ था, जिसमें एक लाइन चारकोल में हल्की सी दिखाई दे रही थी। 2 दुनिया कभी जंग में नहीं थी, बस उन्हें ये यकीन कराया गया कि उन्हें एक दूसरे को मारना होगा। मॉडर्न रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद वो उन चंद ट्रायंगुलर लिएजॉन इंडिविजुअल्स में से एक था जिन्हें वेटिकन ने सीक्रेटली ट्रेन किया था ताकि चर्च, टेम्पलर्स और असैसिन्स के बीच कम्युनिकेशन मेंटेन करे। जब नेटवर्क कोलैप्स हुआ, उसने फाइट ना करने का चुना, बल्कि प्रूफ के साथ गायब हो गया। अफवाह है कि उसकी छोटी बोट नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट तक पहुंची, जहां एक एंशंट इस्लामिक मोनेस्ट्री जो एक वक्त असैसिन्स का हिडन सप्लाई पोस्ट था ने उसे वेलकम किया। 17वीं सदी के एक मोरक्कन स्कॉलर ने अपने जर्नल में लिखा, एक बुढ़ा आदमी हमारे पास आया, 2 एम्बलम्स अपने चेस्ट पर पहने हुए। उसने याद किए जाने की रिक्वेस्ट नहीं की, उसने सिर्फ एक चीज़ मांगी, कोई एक दिन पढ़े जो जला दिया गया। कोई नहीं जानता वो कितना और जिया, न ही स्क्रोल कहाँ गया, बस ये कि 16वीं सदी से एक स्ट्रेंज डुअल सिंबल मोनास्ट्री वॉल्स, वुड कट प्रिंट्स और इटालियन विलेज के कम्युनियन कप्स के नीचे भी दिखने लगा। 2 सिंबल्स जो ऑपोजिट में नहीं बल्कि एक साथ एक ताकत क्लेम करने, बल्कि दुनिया को रिमाइंड करने के लिए
कि सच एक चांस रखता था एग्जिस्ट करने का, पहले कि वो आखिरी शख्स खो जाए जो उसे बोलने को तैयार था। यूरोप के चर्चेज में सेक्रेड आर्टवर्क्स में एक पेंटिंग डिसेप्टिवली सिंपल लगती है, ला नेटिविटा सेग्रेटा, द सीक्रेट नेटिविटी। लेट 15वीं सेंचुरी में पेंटेड ये लंबा वक्त एक अनोनिमस फ्लोरेंटाइन स्कूल आर्टिस्ट को एट्रीब्यूटेड था। दशकों तक ये अरेजो इटली के पहाड़ों में एक छोटे चैपल में क्वाइटली रखा रहा, अननोटिस्ड, अनएग्जिबिटेड और भूला हुआ। 1981 में जब एक रेस्टोरेशन एक्सपर्ट ने सरफेस के नीचे देखा, उसने बॉटम राइट कॉर्नर में छुपा पाया 2 टाइनी इंटरलॉकिंग सिंबल, एक ब्राइट रेड टेम्पल क्रॉस और दूसरा असैसिन का कर्व्ड क्रेसेंट ब्लेड, इतने छोटे कि सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखते थे। कलर पैलेट, लाइट का यूज़, मैरी के हाथ के एनाटॉमिकल प्रिसिशन, ये सब एक शख्स की टेक्निक से मैच करता था, माइकल एंजेलो। कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं कि उसने ये पेंट किया, लेकिन मेडिची लाइब्रेरी आर्काइव्स में मिली एक फटी हुई मैन्युस्क्रिप्ट में एक हैंड रिटन नोट है जो माइकल एंजेलो को एट्रीब्यूटेड है। मौत एंड नहीं है, तारीख स्टोरीज में नहीं जीती, वो उन हाथ में जीती है जो जानते हैं उसे कैसे छुपाना है। ये सिर्फ नेटिविटी सीन नहीं था, ला नेटिविटा सेग्रेता में वर्जिन मेरी और क्राइस्ट चाइल्ड के पीछे स्टेबल एक बाहर जहां रोशनी नहीं पहुंचती, 2 हुडेड फिगर्स खड़े हैं, क्लोक्ड और साइलेंट, एक दूसरे के सामना करते हुए। इंफ्रारेड लाइट में सीन रिवील होता है। एक फिगर एक क्रॉस क्लच करता है जो स्वॉर्ड की तरह शीट्ड है, दूसरा एक टाइटली रोल्ड स्क्रोल रखता है। कोई एंजल्स नहीं, कोई शेपर्ड्स नहीं, बस एक बच्चा जो दोनों फिगर से शील्ड किया जा रहा है, जैसे कुछ बचा रहे हों जो बच्चे से भी बड़ा है। एक फ्रेंच आर्ट स्कॉलर ने सालों की स्टडी के बाद लिखा, माइकल एंजेलो को सच पेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, उसे बस वहाँ रखना था जहाँ कोई देखेगा नहीं, और वहाँ छोड़ देना उन आँखों के लिए जो देख सकें। मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस ने इसे सिंबॉलिक कोइंसिडेंस या पोस्ट पीरियड एम्बलिशमेंट कहा, लेकिन सवाल जो कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, अगर माइकल एंजेलो जानता था तो उसे किसने बताया, और क्यों उसने नेटिविटी, ईमान का सबसे सीक्रेट सिंबल चुना ऐसा सच छुपाने के लिए। कुछ मानते हैं माइकल एंजेलो ने जाक दे मोले के छोड़े लेदर स्क्रोल की कॉपी देखी, दूसरे कहते हैं उसकी मुलाकात 1496 में रोम में एक ग्रे रोब्स वाले शख्स से हुई, ला पिएटा स्कल्पटिंग शुरू करने से कुछ महीने पहले। शायद उसने साइट्स नहीं लिए, शायद वो बस एक ऐसा शख्स था जो समझता था कि आर्ट ही वो जगह है जहाँ सच बिना जले सरवाइव कर सकता है। आज पेंटिंग रिमूव हो चुकी है, उसकी लोकेशन अनडिस्क्लोज्ड। वेटिकन कहता है ये प्रिजर्वेशन के लिए था, लेकिन फ्यू सर्वाइविंग रिप्रोडक्शंस में 2 सिंबल बचे हैं, स्मॉल, साइलेंट, जैसे शैडोज जो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने का वादा किए थे, कभी नहीं गए। टेम्पलार्स, असैसिन्स और वेटिकन का सफ़र यहाँ ख़त्म हो सकता है, लेकिन और दरवाज़ा खुल रहा है, एक दुनिया जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती और बिना नाम वाले हाथ एक बार फिर कल की फेट को शेप करते हैं। क्या तुम तैयार हो सीक्रेट सोसाइटीज़ की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए? अगर ये जो सुना वो सिर्फ हिस्टोरिकल आइसबर्ग का टिप लगता है, तो जान लो कि सरफेस के नीचे बहुत कुछ है जो कभी रिवील नहीं हुआ। नीचे कमेंट करें और बताएं कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज़ एक्सप्लोर करना चाहेंगे अगले एपिसोड में। फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी, स्कल एंड बोन्स, या शायद एक नाम जो कम नोन है लेकिन उसकी पावर में ज़्यादा खौफनाक, क्योंकि कभी कभी जो तुम जानना चाहते हो वही है जो तारीख ने छुपाने के लिए डिज़ाइन किया था।